Hello everyone. So I hope you are liking the JEE Main one shot videos जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली. आई होप इससे आपकी JEE Main की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको. तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए. तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा. जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए. ऑल द बेस्ट. हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सर्किल स्टार्ट करने वाले हैं जेई मेंस के लिए, है ना। तो कोई भी सर्किल जैसे हम यहाँ पे एक अल्फा कॉमा बीटा एक सेंटर मान लेते हैं और आर रेडियस मान लेते हैं. तो इससे जब हम सर्किल बनाएंगे तो सर्किल क्या होगा कि अल्फा कॉमा बीटा से आर डिस्टेंस में सारे पॉइंट ऑफ कलेक्शन, इस प्लान में अल्फा कॉमा बीटा से आर डिस्टेंस में सारे पॉइंट ऑफ कलेक्शन. तो वो सारे पॉइंट ऑफ कलेक्शन हम डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे. तो डिस्टेंस फार्मूला से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये जनरल इक्वेशन होगी सर्कल की. अगर हम कॉनिक्स की बात करें या कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स कुछ इस तरीके की होती है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 जी डैश एक्स प्लस 2 एफ डैश वाई प्लस 2 सी डैश, है ना. तो इस तरीके से कोई जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स होती है. तो ये कॉनिक्स की जनरल इक्वेशन सर्कल कब हो जाती है, जब ए की वैल्यू बी के बराबर हो और यहाँ पे एच की वैल्यू 0 हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए और ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर होगी. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होगा. तो ये जनरल इक्वेशन जो कॉनिक्स की है ये सर्कल में रिड्यूस हो जाएगी. ये हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, है ना. तो अब हम क्या करते हैं कि a इक्वल टू बी है तो हम ए बी से ए या बी की जो भी वैल्यू है उससे पूरे को डिवाइड कर देते हैं. तो ये जो सर्किल की इक्वेशन जनरल बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना. 2h(x)y ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी. ये वाली टर्म सर्किल में नहीं होती है. यहाँ पे एक्स और वाई का कोफिशिएंट जरूर होता है ना. तो यहाँ पे 2g डैश अपॉन ए ये नया कांस्टेंट बन गया 2gx. ऐसे एफ डैश अपॉन ए ये नया कोफिशिएंट बन गया 2f बाई प्लस सी डैश अपॉन ए ये सी बन गया. तो ये जो इक्वेशन अब बनी है ये जनरल इक्वेशन होगी किसी भी सर्कल की, है ना. अब यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और 2g(x) इन दोनों टर्म को मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. तो एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर हम करेंगे तो माइनस जी स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जी स्क्वायर की टर्म नहीं है. एक्स स्क्वायर 2gx तो है लेकिन प्लस जी स्क्वायर नहीं है. तो प्लस जी स्क्वायर अगर हमने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया होल स्क्वायर बनाने के लिए तो माइनस जी स्क्वायर करना पड़ रहा है. ऐसे ही यहाँ पे बाई माइनस एफ बाई प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर आ जाएगा और प्लस सी इक्वल टू 0. तो मॉडिफाई करके ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो जब हम इसे सर्किल की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं एक्स माइनस अल्फा बाई माइनस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा इसका सेंटर था और आर इसकी रेडियस थी. तो जब इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से जो सेंटर आ जाता है वो सेंटर क्या हो जाता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ. और इस जनरल इक्वेशन में जो यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन हमने देखी है इससे रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस जो राइट हैंड साइड में जो पार्ट है ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर है. तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं. हमें डायमीटर के अगर एंड पॉइंट पता है और इक्वेशन ऑफ सर्किल जाननी है तो ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल होती है ना. तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल जानने के लिए हमने कोई भी जनरल सर्किल ड्रॉ कर लिया, है ना. अब यहाँ पे ये डायमीटर के कोई एंड पॉइंट होंगे ना, इस तरीके से कोई हमने डायमीटर बना लिया, है ना. और यहाँ पे है तो डायमीटर हमेशा पेरीमीटर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ये हमने 10th में सीख रखा है. तो बी पॉइंट जो है वो x2 y2 टाइप का कुछ है. ये पी कोई जनरल पॉइंट है सर्किल पे है ना. तो ये जनरल पॉइंट x y है.
तो यहाँ पे ये क्या होगा कि दो लाइन सेगमेंट AP और BP आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या हो जाएगी कि स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ BP दैट विल बी -1। दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो AP का स्लोप क्या आ जाएगा, AP का स्लोप हो जाएगा बाई माइनस बाई 1 अपॉन x माइनस x1। BP का स्लोप क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई 2 अपॉन x माइनस x2। दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बाई माइनस बाई 1 बाई माइनस बाई 2 ये हो जाएगा माइनस x माइनस x1 x माइनस x2 के बराबर, और इसको राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो इक्वेशन जो हो जाएगी बाई माइनस बाई 1 बाई माइनस बाई 2 x माइनस x1। तो ये इक्वेशन हमारी सर्किल की होगी जहाँ पे x1 कॉमा बाई 1 और x2 कॉमा बाई 2 ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट थे। अब बी पार्ट में यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें बतानी है ना। बी पार्ट में हमें ऐसे सर्किल की इक्वेशन बतानी है जो कि ए बी दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और उसकी जो रेडियस है रेडियस लीस्ट होनी चाहिए, रेडियस कम से कम होनी चाहिए। तो रेडियस कम से कम कब होगी, जब ये दोनों पॉइंट उसके डायमीटर के एंड पॉइंट हो। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर ये डायमीटर पे नहीं होंगे तो ये सर्किल बड़ा होगा। मिनिमम सर्किल कब बनेगा, जब ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो, है ना। तो इस यहाँ पे हम ऊपर वाली अभी इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आ जाएगी, x माइनस x1। x1 हम -1 को ले रहे हैं तो x प्लस 1 हो गया, और x2 हम 3 को ले रहे हैं तो x माइनस x2 यानी x माइनस 3 प्लस बाई माइनस बाई 1 यानी बाई माइनस 3 और बाई माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ होल। यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो सर्किल का सेंटर है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, हमने पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन लिखी। अब पहली इक्वेशन में 2 का पहली इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, है ना। तो पहली इक्वेशन एज इट इज लिख ली, 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन ये लिख ली। अब इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करने में यहाँ पे -5 बच रहे हैं और -3 बच रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू -3 आ गई। अब बाई की वैल्यू -3 हमने इक्वेशन 2 में पुट की, बाई की वैल्यू -3 इक्वेशन 2 में पुट की, वहां से एक्स की वैल्यू -6 आ गई। -6 -3 इस सर्किल के सेंटर हो गया, और ये सर्किल 1,1 पॉइंट से पास कर रहा है। तो अ, ये सेंटर है और रेडियस हमने ए मान ली, तो ए रेडियस और इस सेंटर से पास करने वाले सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 6 का होल स्क्वायर बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये सर्किल अगर 1,1 इसका पॉइंट है तो 1,1 इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की जगह 1 बाई की जगह 1 रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई 49 प्लस 16 आ गई। तो यहाँ से सर्किल की अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x प्लस 6 का होल स्क्वायर बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 55। ये सर्किल की रेडियस है। अब इसके अलावा जो एक्स वाई जो दो वेरिएबल हैं यहाँ पे एक्स और वाई, पैरामीटर इक्वेशन हम बार बार पढ़ेंगे जब तक कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक्स वाई यहाँ पे दो वेरिएबल को किसी भी तरीके से रिड्यूस करना है हमें वन वेरिएबल में। यहाँ पे जो ये सर्किल की इक्वेशन ये ओरिजिन से पास कर रही है और रेडियस ए है ना। तो इस तरीके में हम पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या ले सकते हैं कि ऐसी दो वैल्यू जिनका स्क्वायर करके हम ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा ए स्क्वायर के बराबर आए, है ना। तो वो इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी ए लेंथ की चीज है और उसके हम कंपोनेंट ले ले रहे हैं। तो ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो गया, और इधर कंपोनेंट अगर ये थीटा एंगल है तो ये ए साइन थीटा हो गया, है ना। कि कोई भी सर्किल है, सर्किल का अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है तो हम उस किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा हो जाएगा। ए इसकी रेडियस है। अब इसको यहाँ पे पुट करके भी देखते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया पूरे में कॉमन लेके, ये ऑलवेज ट्रू है। यानी ओरिजिन जिस भी सर्किल का सेंटर है उस पे हम एक वेरिएबल वाला पॉइंट अगर लेना है तो फिर हम ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ले सकते हैं। यहाँ पे केवल एंगल वेरिएबल है। अब यहाँ पे ये दूसरा सर्किल दे रखा है, इसका भी पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर हमें देखनी है तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे -h और -k प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।
तो इसका जो हम पॉइंट लेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे, वो इस तरीके से लेंगे कि माइनस एच डिसअपियर कर जाए, यानी एक्स प्लस रेडियस टाइम्स कॉस थीटा, और बाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, बाय के प्लस रेडियस टाइम्स साइन थीटा। अगर सेंटर ऑफ सर्कल 0 0 की जगह एच कॉमा के है, तो हम इस तरीके के पॉइंट लेंगे, और इस तरीके के पॉइंट लेने पे यहाँ पे वेरिएबल केवल हमारा थीटा रह गया, और ये हमेशा सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट है ना। ये वाला पॉइंट जैसे ही हम पुट करते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है पहली टर्म में, है ना, होल स्क्वायर करने पे, और दूसरी टर्म में ये प्लस के माइनस के कट गया, तो केवल ए साइन थीटा बचा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा, और इधर ए स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर का हम जब काट देंगे तो ये आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये ऑलवेज ट्रू है। यानी हम हमेशा इस तरीके के सर्किल पे जहाँ पे एच कॉमा के इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, हम एक्स को एच प्लस ए कॉस थीटा ले सकते हैं, बाई को के प्लस साइन थीटा ए साइन थीटा ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, और पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है 3x प्लस 4y की। 3x प्लस 4y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है जहाँ पे x y कोई भी पॉइंट उस सर्किल पे लाई कर रहे हैं। तो इससे पहले हम इस सर्किल की वो देखेंगे सेंटर, है ना। तो सेंटर क्या होता है कि वहाँ पे 2gx इस तरीके से लिखा होता है जनरल इक्वेशन में, है ना, और 2f होता है ना। तो यहाँ पे माइनस जी कॉमा माइनस एफ ये इसका सेंटर होता है, तो इससे हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों कंपेयर करने में यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जा रही है ना, 2g की वैल्यू -6 आ जा रही है ना, और जी की वैल्यू जो आ जा रही है वो -3 आ जा रही है ना। और यहाँ पे जब इन दोनों कंपेयर करेंगे, है ना, तो 2f की वैल्यू 4 आ जा रही है, या f की वैल्यू 2 आ जा रही है ना। तो इस सर्किल का जो सेंटर है वो सेंटर क्या हो गया, -3, 2, और इसकी जो रेडियस होगी √g² प्लस एफ स्क्वायर -c, यानी इसकी रेडियस जो हो जाएगी √ में -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -9, तो रेडियस इसकी √4 हो गई, यानी 2 आ गई। तो रेडियस है सर्कल की 2 है, और सेंटर -3, 2 है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका कोई भी जनरल पॉइंट लेंगे वो क्या ले लेंगे, -3 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, ये इसका कोई जनरल पॉइंट हो गया। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, 3x प्लस 4y, यानी 3x प्लस 4y की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह पे हम इसकी पैरामेट्रिक वैल्यू रख देंगे, तो 3 इंटू -3 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 साइन थीटा। तो ये वैल्यू कुछ भी निकल रही है, ये वैल्यू जैसे हम m मान ले रहे हैं, तो इस m को मैक्सिमाइज करना है, और तो ये क्या हो जाएगा, -9 प्लस 6 कॉस थीटा प्लस 8 प्लस 8 साइन थीटा, वैल्यू आ गई 6 कॉस थीटा प्लस 8 साइन थीटा -1। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मिनिमम हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मैक्सिमम हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा टाइप की है ना, इसको मिनिमम मैक्सिमम कैसे करते हैं कि हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं √6² प्लस 8 स्क्वायर का, है ना, और इसी से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो इसी से डिवाइड कर देंगे तो ये 36 और 64 यानी 10 हो गया, तो 6/10 कॉस थीटा प्लस 8/10 साइन थीटा -1। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोई एंगल अल्फा है, और ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, तो इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये √6² प्लस 8 स्क्वायर यानी √100, यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो 10 हो जाएगी, यानी 6/10 को हम क्या बोल सकते हैं, 6/10 को हम साइन अल्फा बोल सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू तो 10 आ गई, और अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 साइन अल्फा प्लस थीटा -1। अब साइन के अंदर कोई भी एंगल है, लेकिन इस रेशियो की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है,
तो इस पूरे m की वैल्यू जो मिनिमम होगी जब ये साइन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी वो -1 होगी, और -1 का 10 में मल्टीप्लाई करके तो जो m की मिनिमम वैल्यू आएगी, वो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब -10 -1 यानी -11, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × 1 -1 9। तो यहाँ पे ये सर्किल है जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और इसकी रेडियस ए है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बता रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा की एक्स कॉमा वाई पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू ए स्क्वायर से कम आ रही है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ए स्क्वायर से कम आ रही है, ऐसे कोई हम एक्स कॉमा वाई की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स कॉमा वाई का कोई ऐसा ऑर्डर पेयर हम पुट करते हैं यहाँ पे जिससे ये वैल्यू ए स्क्वायर से कम आ जाए, तो वो पॉइंट सर्किल के अंदर होगा क्योंकि उसकी डिस्टेंस तो अल्फा बीटा से रेडियस से कम होगी। या फिर ये हम बोल सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है तो जो हमने ये फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई बनाया है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। कोई भी पॉइंट जो इनसाइड पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना। और कोई भी पॉइंट जो आउटसाइड है, आउटसाइड सर्किल है पॉइंट, तो उसके लिए एफ एक्स कॉमा वाई जो हमने ऊपर डिफाइन किया है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसकी वैल्यू इसकी रेडियस से ज्यादा होगी, तो उसकी अल्फा कॉमा बीटा से डिस्टेंस ए स्क्वायर से बड़ी होगी, है ना। तो ये टर्म जो है ए स्क्वायर से ज्यादा होगी तो इससे ए स्क्वायर घटाएंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन जब भी ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई हम ऐसा पॉइंट इस प्लेन से पिक कर रहे हैं जो सर्किल पे ही लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑन द सर्कल, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, है ना। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब कोई भी सर्किल की इक्वेशन हमें ऐसी बतानी है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0 इस इक्वेशन की सॉल्यूशन होगा जो सर्किल की इक्वेशन लिखी हुई है। 0,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी सब जगह एक्स और वाई की जगह पे अगर हम 0 0 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या कंडीशन आ रही है कि c=0। यहाँ पे c=0 होने पे सर्किल हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, यानी इक्वेशन दिखने में कैसी होगी, x² + y² + 2gx, ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। सर्किल है कोऑर्डिनेट एक्सिस, सर्किल इस तरीके से कोई एक पॉइंट ओरिजिन है जो सर्किल पे लाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन में सेंटर ही सर्किल का ओरिजिन है, सर्किल का सेंटर 0,0 है और a रेडियस का सर्कल है, तो 0,0 अगर इसका सेंटर है और a रेडियस का सर्कल है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस y-0 यानी y² = a²। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें x और y वाली टर्म मिसिंग होगी, जो अपनी जनरल इक्वेशन थी x और y वाली टर्म मिसिंग होगी, तो इस तरीके से हो जाएगा x² + y² -c=0 या प्लस c=0, और यहाँ पे -c की वैल्यू इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगी, और यहाँ पे c कोई एक नेगेटिव नंबर होगा। जनरल इक्वेशन में x y की टर्म मिसिंग होंगी। एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट a,0 टाइप का होता है ना। तो इस टाइप का कोई भी पॉइंट मतलब इसका सेंटर हो जाएगा, है ना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होता है, -g, -f, है ना। तो सर्किल का सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सर्किल की इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी x² + y² + 2f/, प्लस c=0, यानी इसमें जो x की टर्म है x का कोफिशिएंट 0 रहेगा, x का कोफिशिएंट अगर 0 है तो सर्किल का सेंटर x एक्सिस पे रहेगा। सर्किल का सेंटर अगर बाई एक्सिस पे है, तो बाई वाली टर्म मिसिंग हो जाएगी, जो f है f की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सर्किल का सेंटर -g -f है, अगर f की वैल्यू 0 है तो सर्किल का सेंटर बाई एक्सिस पे हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + y² + 2gx + c=0। अगर सर्किल की रेडियस r है और सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, r, r, और यहाँ पे जो सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा वो -r, r हो जाएगा। यहाँ पे सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, -r, r, और यहाँ पे सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, r, -r। तो सर्किल के सेंटर का अल्टरनेट प्लस माइनस साइन r, r इस तरीके का हो रहा है अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्किल की जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी वो जनरल इक्वेशन है इस तरीके से हो जाएगी कि x ± a
अगर रेडियस ए है तो का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ax प्लस माइनस 2ay। यहाँ पे 2a स्क्वायर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे होंगे, और राइट हैंड साइड में एक ए स्क्वायर रहते हैं, यहाँ पे एक ए स्क्वायर भी बचेगा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, और जी और एफ की वैल्यू या फिर मॉड जी इक्वल टू मॉड एफ इक्वल टू ए हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो सर्किल की इक्वेशन अगर दिखने में इस तरीके की है तो वो दोनों एक्सिस को टच करेगा। अब ये सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो दोनों तरफ से कर सकता है कि इसके जो सेंटर का बाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन में सेंटर का बाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। अगर इसकी रेडियस आर है तो ये आर के बराबर होगा, अगर रेडियस आर है तो ये माइनस आर के बराबर यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जी लेते हैं, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जी लेते हैं, है ना। तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी, वो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी स्क्वायर, और जो एफ की वैल्यू है वो मॉड आर के बराबर है, एफ की वैल्यू मॉड आर के बराबर होगी, प्लस माइनस आर कुछ भी हो सकता है, ऊपर है तो आर है, नीचे है तो माइनस आर है। तो एफ की वैल्यू मॉड आर के बराबर होगी, तो आर एफ स्क्वायर यानी आर स्क्वायर हो गया ये सीधे, माइनस सी, दोनों तरफ होल स्क्वायर करते तो आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से कंडीशन आ जाती है सी की वैल्यू जी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। जब सर्किल टच करे एक्स एक्सेस को तो वहाँ पे सी की वैल्यू जी स्क्वायर के बराबर होगी। तो सर्किल एक्स एक्सेस को टच करे, इसकी कंडीशन क्या होगी, सी की वैल्यू जी स्क्वायर के बराबर। सर्किल अगर बाई एक्सेस को टच करे तो इसी तरीके से यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, जी इक्वल टू आर, मॉड जी इक्वल टू आर हो जाएगा, और यहाँ से जो कंडीशन निकलेगी वो कंडीशन निकलेगी एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर हो जाए, है ना। तो सर्किल जब दोनों को एक्सिस को टच कर रहा था तो मॉड जी मॉड एफ दोनों ए के बराबर, आर के बराबर, मतलब रेडियस के बराबर हो गए थे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म थी वो रेडियस स्क्वायर के बराबर हो गई थी। ये इंटरसेप्ट के लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन और आते रहते हैं जेई में, है ना। तो इंटरसेप्ट की लेंथ, जैसे यहाँ पे ये सर्किल ने एक्स एक्सिस को कट कर रखा है या वाई एक्सिस को कट कर रखा है, तो ये वाली कंडीशन हमें निकालनी है। तो जब सर्किल एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उस जगह पे क्या होगा कि बाई की वैल्यू 0 होगी, यानी जो ये इक्वेशन है सर्किल की, इस इक्वेशन में बाई की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी यानी माइनस 2g अपॉन 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4g स्क्वायर माइनस 4c। तो इसके रूट जो हो गए वो माइनस जी प्लस अंडर रूट, है ना। यहाँ पे 4 दोनों से कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, तो जी स्क्वायर माइनस सी, और दूसरा जो रूट इसका आ गया वो माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस देखते हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ना, वो सब्ट्रैक्शन करने से आएगी। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट ए का है और एक्स कोऑर्डिनेट बी का है, इनके सब्ट्रैक्शन से हमें इनके बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ से जी से जी कट जाएगा, और जी से जी कट जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी। ऐसे बाई इंटरसेप्ट की वैल्यू सिमिलरली देखेंगे तो बाई इंटरसेप्ट की वैल्यू एक सिमिलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई में मिलेगी, और उसके रूट सॉल्व करने से आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी एक्स एक्सिस को ये टच करेगा, इसकी कंडीशन क्या है
कि यहाँ पे इसका एक ही वैल्यू आनी चाहिए या इंटरसेप्ट की लेंथ 0 हो जानी चाहिए। तो इंटरसेप्ट की लेंथ 0 कब हो जाएगी? जब जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस को टच करेगा। वाई एक्सिस को टच कब करेगा? जब एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर हो जाएगी। एक्स एक्सिस को कब कभी भी टच नहीं करेगा? जब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इंटरसेप्ट की स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। तो यानी जी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी हो जाएगी, या एफ स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी हो जाएगी, है ना। तो ये कंडीशन आ जाएगी, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर टच एक्स एक्सिस। और ये सर्कल जो है हमारा नेवर टच बाई एक्सिस। और ये जो कंडीशन अभी हमने निकाली थी ये टचेस बाई एक्सिस, जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा, यानी सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। जी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन सी होगी, या फिर एफ स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन सी होगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कट एक्स एक्सिस टू टाइम्स, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कट्स बाई एक्सिस, सर्किल कट्स बाई एक्सिस टू टाइम्स। कोई सर्किल एस है जिसपे हम टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं, उसके पॉइंट x1 y1 से पास करता हुआ, है ना। तो अगर इस सर्किल की इक्वेशन में हम x1 y1 पुट करेंगे तो उसे हम x s1 बोल देंगे, है ना। तो s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, है ना। तो ये s1 हो गया जब हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सर्किल की इक्वेशन के अंदर रख दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है ना। तो जब भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम सर्किल की इक्वेशन में रखते हैं और इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, दिस मीन्स x1 कॉमा y1 लाइज इनसाइड सर्कल। अगर s1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है ऑन द सर्कल, जो कि हम अभी लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, और s1 अगर ग्रेटर देन 0 आता है यानी आउटसाइड सर्कल, मेनली सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, तो s1 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अब ये हमारा कोई भी सर्किल एस है ना, इसके इस पे एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 वाई वन। अब हमें P से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसकी इक्वेशन निकालनी है। P से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो सर्किल की जो इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर्किल की और वहाँ पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी एट x1 y1, वो हमें टेंजेंट का स्लोप दे देगी, है ना। तो अभी हम इसी पे का काम करते हैं, है ना। तो 2x प्लस 2 बाई dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स, सी का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब जगह से 2 कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर जो बचेगा राइट हैंड साइड में वो माइनस टाइम्स एक्स प्लस जी, और जो डिनोमिनेटर में आएगा यानी डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो वाई प्लस एफ, वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये स्लोप हो गया, है ना। अब ये स्लोप x1 y1 में कैसे हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ दिस लाइन एट पॉइंट x1 y1, ये हो जाएगा माइनस x1 प्लस जी y1 प्लस एफ। अगर हमें स्लोप पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम बना सकते हैं ना, x1 y1 से पास होने वाली y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। इसको रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से y1 माइनस y1 एफ माइनस y1 स्क्वायर प्लस एफ बाई, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस x1 एक्स
प्लस x1 स्क्वायर माइनस जी एक्स प्लस जी x1। पॉजिटिव टर्म सारी एक साइड ले लेते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस जी एक्स प्लस f इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस जी टाइम्स x1 प्लस f टाइम्स y1। अब हमें इसे सर्किल की इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो ये वाला एक्सप्रेशन S1 के बराबर कब हो जाएगा, जब यहाँ पे g(x1) और f(y1) प्लस c को हम ऐड कर दें, तो इसको ऐड कर देते हैं, दोनों साइड हम इसी को ऐड कर देते हैं, क्या g(x1) प्लस f(y1) प्लस c, इधर भी ऐड कर दिया, g(x1) प्लस f(y1) प्लस c, दोनों साइड हमने ये वैल्यू ऐड कर दी ताकि राइट हैंड साइड में हमारा S1 बन जाए। तो यहाँ पे क्या बन गया, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g कॉमन लिया तो x प्लस x1 प्लस f कॉमन लिया तो y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c। ये S1 हो गया, और इधर वाली जो कंडीशन लिखी है ना, ये वाली कंडीशन को हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि 2g टाइम्स समथिंग था ना, तो यहाँ पे 2 करते हैं तो डिवाइड में 2 आ गया, यहाँ पे 2 करते हैं तो डिवाइड में 2 आ गया। तो अब इसे हम सर्किल की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो राइट हैंड साइड में जो कंडीशन लिखी है वो t है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी है वो S1 है। t इक्वल टू S1 ये टेंजेंट हो जाएगा सर्किल के लिए when x1 y1 ऑन द सर्कल। S1 की कंडीशन निकालने के लिए जो पॉइंट हमने सर्किल की इक्वेशन में लिखा है, अगर वो सर्किल के पे ही लाई कर रहा है तो S1 की वैल्यू 0 हो गई। पॉइंट ऑन द सर्किल होगा तो S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, है ना। तो टेंजेंट के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0, क्योंकि S1 की वैल्यू 0 है। तो कोई भी पॉइंट x1 y1 अगर सर्किल पे ही लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या है, हम t इक्वल टू 0 निकाल लेंगे। लेकिन ये कंडीशन t क्या है, अगर हम सर्किल की इक्वेशन से कंपेयर करें तो वहां पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x(x1) दिख रहा है, तो x स्क्वायर को हम x(x1) से रिप्लेस कर देंगे, है ना। y स्क्वायर को हम y(y1) से रिप्लेस कर देंगे। और जो x है, x को किससे रिप्लेस किया गया ताकि 2gx टाइप का कुछ बने, x को हमने x प्लस x1/2 से रिप्लेस करना है, और y को हमें y प्लस y1/2 से रिप्लेस करना है। यहाँ पे x1 y1 सर्किल का कोई पॉइंट है, उससे पास होने वाले टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमें दिखानी है, तो जो भी हमारी x सर्किल की इक्वेशन होगी वहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह मेनली ये सारे सब्स्टिट्यूशन अगर हम कर देंगे, है ना, तो इसे और इक्वल टू 0 कर देंगे, या इक्वेशन में केवल ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो जो इक्वेशन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, और वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट होगी सर्किल पे, है ना। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x1/1 से पास होने वाला ये जो है कि x1/1 से पास होने वाली जो लाइन सर्किल की रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है ना, जो x1/1 से पास हो रही है ना। तो मेनली ये चीज मॉडिफाई होके हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी कॉर्ड अगर सर्किल की बन जा रही है कॉर्ड, तो कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर x1/1 है ना, तो वहां पे t इक्वल टू S1 जो है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट देगा। जब हमारा पॉइंट x1/1 सर्कल पे था तब S1 की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन अगर ये इनसाइड है तो S1 की वैल्यू कुछ नेगेटिव आएगी, तो t इक्वल टू S1 जो भी है वो हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दे देगा, यानी इक्वेशन उस लाइन की दे देगा जो कॉर्ड है। और ध्यान रहे ये x1/1 मिड पॉइंट है कॉर्ड का, x1/1 मिड पॉइंट होगा उस कॉर्ड का जिसकी इक्वेशन हम निकाल रहे हैं t इक्वल टू S1 से। अब हम इस लाइन की सर्किल पे टेंजेंट होने की कंडीशन निकालना चाह रहे हैं। अगर ये लाइन सर्किल के लिए टेंजेंट होगी तो सर्किल और इसके बीच में एक पॉइंट कॉमन होगा, तो एक पॉइंट कॉमन होने की कंडीशन निकालते हैं। तो जहां जहां बाई है सर्किल की इक्वेशन में उसे हम mx प्लस सी से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से कॉमन पॉइंट आ जाएगा, जैसे, है ना। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस mx प्लस सी
का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 2mc हो गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई एक्स में। अब यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट पे टच करे ये लाइन सर्किल को, तो उसके लिए क्या है, डी 0 बराबर होना चाहिए, तभी एक सॉल्यूशन आएगा। एक सॉल्यूशन होने के लिए डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो डी की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर 4 टाइम्स इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पे -4m स्क्वायर सी स्क्वायर से प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा मैनली 4 से भी हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से जो सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी जो सी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो इंटरसेप्ट है, बाई इंटरसेप्ट है ना, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस ए टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो लाइन टेंजेंट होगी। यानी ये इक्वेशन जो है लाइन की वो मॉडिफाई होके इस तरीके का हो जाए, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे एम इस लाइन का स्लोप है ना, और ए रेडियस ऑफ सर्किल है, तो ये हमेशा इसी सर्किल पे टेंजेंट होगी। इस क्वेश्चन को रीड करो, हमें एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है और एक लाइन का स्लोप दे रखा है जो इस पे टेंजेंट है, हमें इसके टेंजेंट की लोकस पता करनी है। तो जो हमारा सर्किल दे रखा है इसकी रेडियस कैसे निकलेगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 एक्स, तो रेडियस की वैल्यू होती है अंडर रूट ई स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर -2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, और माइनस सी, तो सी की वैल्यू -4 है तो माइनस सी की वैल्यू 4 हो गई, यानी अंडर रूट 9, रेडियस की वैल्यू 3 आ गई। तो स्लोप 3 है और रेडियस 3 है, तो लाइन की जो इक्वेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर टाइप की, एम 3 है आर भी 3 है, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है टेंजेंट की वो हो जाएगी 3x प्लस 3 अंडर रूट 10 और y इक्वल टू 3x माइनस 3 अंडर रूट 10। मेनली क्या है कि कोई भी हमारा सर्किल है तो 3 स्लोप वाले 2 टेंजेंट आएंगे, 3 स्लोप वाले 2 पैरेलल टेंजेंट आएंगे, है ना। ये वाला जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन होगी 3x माइनस 3 अंडर रूट 10, इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन होगी 3x प्लस 3 अंडर रूट 10। अब हम साइमल्टेनियसली 2 सर्किल की बात करते हैं। 2 सर्किल अगर हैं और उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो क्या होना चाहिए कि अगर एक सर्किल की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है, तो r1 और r2 से उनके सेंटर के बीच की सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये वाली डिस्टेंस c1 c2 अगर हम बोल देते हैं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि c1 c2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए r1 प्लस r2 से, दोनों सर्किल की रेडियस के सम से बड़ी होनी चाहिए। तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। अगर सर्कल टच कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है और रेडियस का सम है, ये r1 है ये r2 है, तो r1 प्लस r2 और c1 और c2 सेम डिस्टेंस होंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्किल 2 पॉइंट पे तो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है c1 c2 जो है वो छोटी होनी चाहिए r1 प्लस r2 से, लेकिन इनके रेडियस की जो डिफरेंस है, रेडियस की जो डिफरेंस है उससे तो बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन मॉड r1 माइनस r2। यहाँ पे r1 r2 में कोई भी रेडियस बड़ी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे मॉड लगा लिया। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग सर्किल हो गए, सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो अगर बड़े सर्किल की रेडियस r1 है, छोटे सर्किल की रेडियस r2 है, तो c1 c2 की डिस्टेंस जो है वो r1 माइनस r2 हो गई, यानी c1 c2 की जो वैल्यू है वो r1 माइनस r2 हो गई। एक सर्किल दूसरे कंप्लीटली इनसाइड है, तो दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 से तो ज़्यादा होगी, लेकिन छोटी होगी r1 माइनस r2 के मॉड से। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं हर केस में, है ना। तो नंबर ऑफ टेंजेंट के लिए क्या है कि हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया, तो 2 टेंजेंट इस पे ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और 2 टेंजेंट इस पे ऐसे होने वाले हैं जो कि सर्किल को डायरेक्ट टेंजेंट का काम कर रहे हैं दोनों सर्किल के लिए, है ना। सर्किल को जो सेंटर को टच करने वाली लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर रहे।
तो ये जो येलो कलर के टेंजेंट है इनको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, और दूसरे जो टेंजेंट है जो एरो वाले टेंजेंट है उनको इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो टोटल टेंजेंट यहाँ पे 4 हो गए, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए, 2 इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। इनडायरेक्ट वाले सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे टेंजेंट कितने आ जाएंगे, येलो कलर का जो ये मैंने बताया, एक इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, टोटल टेंजेंट 3 होंगे, एक इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया और 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। जब सर्किल एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल टेंजेंट 3 हो जाएंगे। इंटरसेक्टिंग सर्किल के लिए 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे, केवल 2 ही टेंजेंट होंगे और एक कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, है ना। 2 ही टेंजेंट आएंगे जब सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 डिफरेंट पॉइंट पे। इंटरनली टच करने वाले सर्किल के लिए केवल एक कॉमन टेंजेंट आएगा, 1 कॉमन टेंजेंट। और सर्किल एक दूसरे के साइड है तो 0 कॉमन टेंजेंट आ जाएगा, 0 टेंजेंट कॉमन। यहाँ पे ये स्पेशल केस ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉइंट पी x1 वाई वन सर्किल के बाहर है, अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट था तो t इक्वल टू S1 जो है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दे रही थी, और ये कौन सी कॉर्ड थी, जिसका मिड पॉइंट x1 वाई वन था। अगर पॉइंट सर्किल पे है तो t इक्वल टू 0 या t इक्वल टू S1, दोनों ही कंडीशन से हमारा टेंजेंट आता था, है ना। लेकिन अगर हमारा x1 वाई वन आउटसाइड सर्किल है, x1 वाई वन जो पॉइंट है वो आउटसाइड सर्किल है, तो यहाँ पे 2 टेंजेंट बन जाएंगे, 2 यानी पेयर ऑफ टेंजेंट बन जाएंगे। और पेयर ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो आएगी S1, यानी सर्किल की इक्वेशन ऐसे ही लिख दी हमने और उसमें S1 को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू टी स्क्वायर। तो x1 y1 अगर सर्किल के बाहर है तो यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम L मान लेते हैं और कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं P, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब किसी एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1 से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट की अगर हमें लेंथ निकालनी है जिसकी वैल्यू अगर हम L बोल दें तो L की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट A है जिससे वहाँ पे है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A और B है, सेंटर इसका C है जिसके कोऑर्डिनेट -g-f है स्टैंडर्ड सर्किल के। और इसकी रेडियस r है जिसकी वैल्यू हो जाएगी √g1² प्लस f1² - c। तो पाइथागोरस थ्योरम जब यहाँ पे लगाएंगे तो AP² प्लस AC² इसकी वैल्यू PC² के बराबर आ जाएगी। हमें फाइनली फाइंड आउट करना है AP² की वैल्यू, तो AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, √PC² - AC²। पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगी, है ना। तो x प्लस g का होल स्क्वायर बाई प्लस f का होल स्क्वायर, और जो AC की लेंथ है, AC की लेंथ तो रेडियस है ना, यानी r², इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव साइन के साथ, यानी -g1² -f1² प्लस c। तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर देख लेते हैं क्या वैल्यू बचती है ना। पॉइंट x1 y1 था जिससे डिस्टेंस निकाली थी, तो x1² प्लस y1² प्लस 2g। तो यहाँ से g1² f1² आपस में कट गए, और जो अंदर बचा है वो अंदर S1 बचा है ना, तो √S1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट L की वैल्यू क्या आ गई, √S1। किसी भी यहाँ पे S1 क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 को
हमने सर्कुलर इक्वेशन में पुट किया है, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमें मिल जाती है अंडर रूट S1 करने से। अब कॉमन टेंजेंट की बात कर लेते हैं, है ना। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की मेनली बात करनी है यहाँ पे। तो सेंटर, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 है। पहले सर्किल की रेडियस R1 है और दूसरे सर्किल की रेडियस R2 है। अगर हमें इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है जो ये बन रखा है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो AB है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो हम इसके पैरेलल लाइन, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है, तो एक हम इसके पैरेलल लाइन C2 से पास करा सकते हैं जो C1 को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस R1 माइनस R2 हो जाएगी, या फिर ये बोल दो कि मॉड R1 माइनस R2 हो जाएगी, जो बड़ा है उससे छोटा कट जाएगा। तो लेंथ जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 के मॉड का स्क्वायर, यानी R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से लेंथ मिल जाएगी हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो अगर हम इसको प्रोड्यूस कर दें, CB को प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, ये वाली लेंथ R1 है, तो R1 लेंथ और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये यहाँ पे अच्छा सा रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री ये है। अगर ये जो एक्सटेंडेड पॉइंट है ये इसका कोऑर्डिनेट D है, तो हम बोल सकते हैं C1 C2 एंड D आर राइट एंगल ट्रायंगल। और C1 C2 D राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो C1 C2 की लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, C2D का स्क्वायर प्लस C1D का स्क्वायर। यहाँ से C1D जो हमारे लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस C2D का होल स्क्वायर। और C2D की लेंथ कितनी है, R1 प्लस R2, यानी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये लेंथ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की आ गई। यहाँ पे C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर में से दोनों रेडियस के सम का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ के लिए, जबकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ के लिए दोनों रेडियस के डिफरेंस के हमने स्क्वायर किया था सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब हम लाइन और सर्किल की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड सर्किल ऐसे है ना, इसके सेंटर से अगर हम किसी भी लाइन की डिस्टेंस अगर निकालना चाहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना चाहे, उसे हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो D की वैल्यू क्या होगी, अगर सेंटर कोऑर्डिनेट माइनस G माइनस F है और इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है। इस लाइन की इक्वेशन में हम इस सेंटर के कोऑर्डिनेट को अगर पुट कर देंगे तो डिस्टेंस के लिए हम जो ऊपर वाली है वो आ जाएगी, यानी यहाँ पे माइनस F1 प्लस mg1 माइनस c का मॉड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी m स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सर्किल के सेंटर से किसी भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c तक की है। अगर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस आर है, तो लाइन जो है वो आउटसाइड हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेस देन आर आ रहा है, तो लाइन कॉर्ड बन जाएगी। और ये जो डिस्टेंस डी है ये इक्वल टू आर आ जाएगा, तो लाइन टेंजेंट बन जाएगी। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइन और टेंजेंट से। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की एक वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। जब मिड पॉइंट हमारा x1 y1 था किसी भी कॉर्ड का, तो वहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू आ रही थी, वो t इक्वल टू S1 करने से आ रही थी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम यहाँ पे दो टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन जो कॉमन कॉर्ड आ रही है। अब टेंजेंट की इक्वेशन, जैसे ये सर्किल है, सर्किल एस इक्वल टू 0 है, तो इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वो t इक्वल टू 0 आ जाएगी। अगर मान लो ये वाला पॉइंट x1 x डैश बाई डैश है और नीचे वाला पॉइंट x डबल डैश बाई डबल डैश है, और जिस पॉइंट से हम टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट डाले हैं वो x1 बाई 1 है, तो जो इक्वेशन है लाइन T1P की,
T1 P की इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि सर्किल की इक्वेशन में हम x डैश y डैश पॉइंट पास डाल रहे हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी t इक्वल टू 0 करने से, यानी x इंटू एक्स डैश प्लस y इंटू वाई डैश प्लस 2g x प्लस एक्स डैश बाई 2 प्लस 2f y प्लस वाई डैश बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, जो एक्स डैश वाई डैश से पास हो रहा है, और इक्वेशन जो टेंजेंट की जो एक्स डबल डैश वाई डबल डैश से पास होगा वो हो जाएगी एक्स एक्स डबल डैश प्लस वाई वाई डबल डैश प्लस 2g एक्स प्लस एक्स डबल डैश बाई 2 प्लस 2f वाई प्लस वाई डबल डैश बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 से पास होके जा रही हैं। x1 और y1 पॉइंट है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है उसे x1 y1 से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, है ना। तभी ये x1 y1 से पास करेगा, ये भी x1 y1 से पास कर रहा है, तो इसके लिए भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि x1 y1 जो है वो जनरल पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो x डैश बाई डैश है इस लाइन को सॉल्व कर सॉल्यूशन है, और x डबल डैश बाई डबल डैश इस लाइन का सॉल्यूशन है। तो अगर x डैश और x डबल डैश की जगह हम x कर देते हैं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसा कर देते हैं x1 x प्लस y1 y प्लस 2g x1 प्लस x बाई 2 प्लस 2f y1 प्लस y बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो ऊपर वाली दोनों कंडीशन से ये पता चल रहा है कि जो ये थर्ड इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन x डैश y डैश है, और x डबल डैश और y डबल डैश है। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इसके दो पॉइंट कौन से हैं, वो दोनों पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी वो दोनों पॉइंट T1 और T2 हैं, जिससे ये लाइन 100% पास करके जाएगी। अगर ये लाइन 100% T1 T2 से पास करके जाएगी तो ये लाइन T1 T2 से ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, यानी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गई। यानी x1 y1 आउटसाइड ऑफ सर्कल है, आउटसाइड सर्कल है, तो t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट देते हैं। t इक्वल टू 0 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलेगा जब x1 y1 आउटसाइड सर्कल है। x1 y1 अगर सर्कल के अंदर है और मिड पॉइंट है किसी कॉर्ड के, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन t इक्वल टू s1 से आ जाएगी। हमें मिड पॉइंट पता है, इस सर्कल पे कॉर्ड की इक्वेशन पूछी गई है, तो इस सर्कल पे कॉर्ड की इक्वेशन मिड पॉइंट पता है, तो फिर वो हो जाती है t इक्वल टू s1, और t इक्वल टू s1 से अगर इक्वेशन निकलेगी तो वो हम कर देते हैं, है ना। पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर, और S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्किल की इक्वेशन में हम x1 y1 पॉइंट पुट कर देंगे तो S1 आ जाएगा। तो यहाँ से x x1 प्लस y y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये जो लाइन की इक्वेशन आई है ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, इसका मिड पॉइंट x1 y1 है। ये सर्किल का सेंटर है, और सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से पास करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन हमें पता करनी है जो कि इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना। तो अगर ये वाले पॉइंट और सर्किल की रेडियस परपेंडिकुलर है तो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, क्योंकि अगर इसकी जगह कोई और पॉइंट होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेनियस का काम करेगी ये डिस्टेंस, इस पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमेशा हाइपोटेनियस के काम करेगी अगर हम कैसे भी टिल्ट करते हैं इसे, तो है ना। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो तभी होगी जब ये पॉइंट मिड पॉइंट हो, जब ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गिवन कॉर्ड का, तभी कॉर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी सेंटर से। अगर ये मिड पॉइंट है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना बिल्कुल आसान हो गया कि x x1 यानी x इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 16 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल टू 5।
तो ये कॉर्ड आ गई जो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी और इसका मिड पॉइंट 1,2 होगा। सर्किल की रेडियस कैपिटल आर है, लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें निकालना है और जो डिस्टेंस ये है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से सर्किल का सेंटर जो है G1 F1 है। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल होता है। अगर कॉर्ड की लेंथ L है तो जो ये हाइपोटेनियस है या फिर मतलब C से लेके P तक की जो डिस्टेंस है CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, √r² प्लस L²। CP की वैल्यू हमें पता चल गई। अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, P पॉइंट पे थीटा एंगल बन रहा है तो ये जो कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड है, यहाँ पे भी तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। ये कॉर्ड की हाफ लेंथ हो गई, यानी 12 साइन थीटा ये कॉर्ड की फुल लेंथ हो गई। और साइन थीटा हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल से निकालना है जिसमें आर एल और CP एक साइड है। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू r/√r² प्लस L² आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो आ जाएगी, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगी वो 2L इंटू साइन थीटा एंड 2L इंटू r/√r² प्लस L²। ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गई। यहाँ पे L की वैल्यू √S1 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, R रेडियस है सर्कल की। ऊपर वाला डायग्राम यहाँ पे ले लिया। अब इसमें हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। जो ये ट्रायंगल है कि T1 T2 और P, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट इनके बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल के लिए जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड तो R2R L अपॉन √r² प्लस L² थी। अब हमें ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। तो परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, L अपॉन √r² प्लस L², है ना। तो ये जो साइड है ना, या जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो L cos थीटा है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, या एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 L इंटू कॉस थीटा। L cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, L इंटू L अपॉन √r² प्लस L² इंटू बेस। तो बेस हो गया 2RL, लेंथ ऑफ कॉर्ड। इनको कंबाइन करने के बाद ये क्या आ जाता है, 2 से 2 कट गया, यानी RL³ अपॉन r² प्लस L² होल स्क्वायर हट गया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1 और T2 है और एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1 है जिससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये C1 सेंटर है इसका। तो हमें ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है ना, जो कि T1 T2 और P तीनों से पास करे। क्या हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यानी ये C1P अगर सर्किल का डायमीटर होगा तो ऐसे सर्किल का पॉइंट T1 T2 और P तीनों ही आ जाएंगे। तो C1P डायमीटर है, ऐसे सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो डायमीट्रिक सर्कल से आ जाएगी। C1 के कोऑर्डिनेट क्या है, -G1 -F1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल क्या आ जाएगी, x प्लस G1 x माइनस x1 y प्लस F1 y माइनस y1 इक्वल टू 0। तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल का डायमीटर जो है वो C1P हो गया। और अगर C1P इस सर्किल का डायमीटर हो गया तो T1 T2 P तीनों इस सर्किल के पॉइंट हो गए। अब हमें किसी भी तरीके से ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो। एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1, यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं और वो 90 डिग्री पे है, ऐसी कंडीशन हमें निकालनी है। तो ये पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट का लोकस हमें बताना है तो ये पॉइंट हम h, k टाइप का मान सकते हैं और बाद में h, k को xy से रिप्लेस कर देंगे तो लोकस आ जाएगा।
अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता ही है। अगर दोनों टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 होता है, तो 3 एंगल 90 हो गए, चौथा भी 90 डिग्री हो जाएगा, तभी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होगा। और ये एडजेसेंट साइड इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर हो गया तो C1 P के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। अगर ये स्क्वायर हो गया तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो C1 P के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी C1 P की जो लेंथ हो जाएगी, C1 P की लेंथ वो R√2 हो गई। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, H प्लस G1 का होल स्क्वायर प्लस K प्लस F1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2R का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई है H1 ये माइनस G1 माइनस F1 और HK के बीच में, और ये डिस्टेंस R√2 के बराबर होनी चाहिए। अब H और K को हम अगर X और Y से रिप्लेस कर देते तो X प्लस G1 का होल स्क्वायर Y प्लस F1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। तो ये जो रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन आ गई है, जिसकी रेडियस ओरिजिनल सर्किल की रेडियस से √2 टाइम्स ज्यादा है, इस सर्किल को हम डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। और डायरेक्टर सर्किल के किसी भी पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट अंदर वाले सर्किल पे ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा पेयर ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन डिस्कस करने से पहले हम दो सर्किल के बीच में कोई भी दो सर्किल इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच की एंगल की कंडीशन देख लेते हैं। ये C1 सेंटर है, ये C2 सेंटर है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो P पॉइंट हो गया, और यहाँ पे जो दोनों सर्किल के बीच का एंगल है वो थीटा है। दोनों सर्किल जो मीट कर रहे हैं वो थीटा एंगल पे मीट कर रहे हैं। तो cos थीटा की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? ट्रायंगल फार्मूला, या मतलब कोसाइन रूल जब हम यूज करेंगे तो कोसाइन रूल से यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। कोसाइन रूल का यूज करके यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की, वो हो जाएगी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। अगर दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल हैं यानी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो cos थीटा का cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उसके लिए स्पेशल कंडीशन आ जाएगी C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, है ना। तो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एक का सेंटर माइनस G1 माइनस F1 हो जाएगा, और दूसरे का सर्किल का सेंटर माइनस G2 माइनस F2 होगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, और रेडियस G1 रेडियस का स्क्वायर यानी G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर राइट हैंड साइड से कट जाएगा, और F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर वो भी राइट हैंड साइड से कट जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में बचने वाला है वो बचने वाला है माइनस 2 G1 G2 माइनस 2 F1 F2, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस C1 माइनस C2, है ना। तो -1 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करके अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो ही जाएगा, जिस कंडीशन को हमने यूज करके ड्राइव किया है कि यहाँ पे R1 R2 और C1 C2 ये तीनों जो साइड हैं, ये तीनों साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। यहाँ पे C1 C2 हाइपोटेनियस है, तो उसकी लेंथ कुछ ऐसे आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। जब हम सर्किल की इक्वेशन के लिए कुछ मैथमेटिकल हिंट देंगे तो वहां से एक जनरल जो इक्वेशन निकलेगी वो फैमिली ऑफ सर्किल होगी, अगर वो ग्रुप ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें कुछ और स्पेसिफिक कंडीशन लगाने पे हमें यूनिक सर्किल मिल सकते हैं, है ना। तो कोई भी अगर रिक्वायर्ड कंडीशन से ऐसी सर्किल की इक्वेशन आ रही है जो ग्रुप ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसे हम फैमिली ऑफ सर्किल बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्किल पे बेस्ड कुछ कंडीशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, या कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हम फैमिली ऑफ सर्किल करने वाले हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड लाइन। तो कोई भी लाइन और सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन और सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे कंडीशन निकालनी है कि ऐसे सर्किल की इक्वेशन, है ना, जो
इन दोनों पॉइंटों से हमेशा पास होके जाए। तो यहाँ पे क्या केवल सिंगल सर्कल तो नहीं होगा, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल बन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सर्कल होंगे जो ए और बी से पास कर रहे होंगे, यानी ये स्लैन और ओरिजिनल सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहे होंगे। तो ऐसी इक्वेशन निकालनी है, तो वो इक्वेशन कैसे आएगी, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा कोई पैरामीटर है, यूनिक सर्किल निकालने के लिए लैम्डा की एक वैल्यू आ जाएगी, हर लैम्डा की वैल्यू के लिए एक यूनिक सर्किल हमें मिलता जाएगा, लेकिन फैमिली ऑफ सर्किल हमें यहाँ से मिलेगा। अब कोई भी पॉइंट स्पेस में, कोई भी पॉइंट इस प्लेन में जो सर्किल को सेटिस्फाई कर दे, सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसी के लिए इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 0 होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट जो सर्किल और लाइन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसी के लिए लेफ्ट हैंड साइड 0 होगा। ऐसा पॉइंट ए और बी के अलावा और कोई नहीं है ना। तो एस प्लस लैम्डा एल ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन रही है, जो एक जिसमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, यानी ये सर्किल की ही इक्वेशन बन रही है, और ऐसा सर्किल जो कि ए और बी से पास कर रहा है। तो ये फैमिली ऑफ सर्किल हो गया, है ना। जितने भी सर्किल की इक्वेशन यहाँ से जनरेटेड होगी, वो सर्किल उन सर्किल वो एस और एल को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट से जरूर पास करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू एस इक्वल टू 0 एंड एस डैश इक्वल टू 0, यानी दो डिफरेंट सर्किल है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें सर्किल को पास कराना है। तो एक सर्किल एस ये है, दूसरा सर्किल एस डैश ये है ना। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कराने वाले सर्किल, तो यहाँ पे भी दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दो पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्किल पास कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, एस प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड लैम्डा नॉट इक्वल टू -1। अगर लैम्डा -1 के बराबर हो जाएगा तो एस इक्वल टू एस डैश हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो केवल स्पेशल केस होगा कि दोनों सर्किल की सेमी इक्वेशन है, यानी इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है दोनों सर्किल में, है ना। तो दूसरा तरीका कि हमें इस तरीके कोई एडिशनल कंडीशन पैरामीटर लैम्डा पे ना लगानी पड़े, दूसरा तरीका क्या है कि हम एस माइनस एच डैश करके एक लाइन की इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। एस माइनस एच डैश जो लाइन है वो कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, एस माइनस एच डैश जो लाइन है वो कॉमन कॉर्ड हो जाएगी दोनों सर्किल के लिए, है ना। ऐसे हम रेडिकल एक्सिस भी बोलते हैं, दो सर्किल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से जो लाइन की इक्वेशन आती है उसको हम रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। तो इंटरसेक्टिंग सर्किल के लिए रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड होती है, यानी एस माइनस एच डैश से हम कॉमन कॉर्ड निकाल सकते हैं। एस माइनस एच डैश से हम टेंजेंट निकालेंगे अगर सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को। एस माइनस एच डैश एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी दोनों सर्किल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली, जब एक्सटर्नल मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यानी C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो वहां पे एक टेंजेंट आएगा और उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, उसकी रेडिकल एक्सिस से, यानी एस माइनस एच डैश से। तो यहाँ पे एस माइनस एच डैश से जो ए बी से पास होने वाली लाइन है, यानी कॉमन कॉर्ड है, उसकी इक्वेशन आ रही है। तो एस माइनस एच डैश से अगर ए बी की इक्वेशन हमारे पास आ रही है ना, तो हमारे पास एक लाइन मिल गई और सर्किल की ओरिजिनल इक्वेशन पता है, तो फैमिली ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एस प्लस लैम्डा टाइम्स एस माइनस एच डैश इक्वल टू 0, है ना। तो ये उन सारे सर्किल को जनरेट करेगा जो ए और बी से पास कर रहे हो, उन सारे सर्किल की इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी जो सारे के सारे एक सर्कल ए और बी दोनों पॉइंट से पास कर रहे हो। नेक्स्ट कंडीशन, फैमिली ऑफ सर्किल एल इक्वल टू 0 लाइन को टच कर रहे हो और एस इक्वल टू 0 सर्किल को टच कर रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पॉइंट से सर्किल पास करने वाले हो। तो इस एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्किल पास करते ही हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे सर्किल होंगे जो इसी पॉइंट से पास करने वाले होंगे, इसी पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट सर्किल का कनेक्शन आ ही जाएगा। तो उन सब सर्किल की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी इक्वेशन है जो ऐसा पॉइंट है जो एस और एल दोनों के लिए दोनों के बराबर, मतलब ऐसे पॉइंट के लिए जिसपे एस और एल दोनों एक साथ 0 हो रहे हैं, वो पॉइंट कॉमन पॉइंट आ जाएगा, जो पॉइंट यहाँ पे है जिससे सारे सर्किल को पास होके जाना चाहिए। तो इस इक्वेशन से जो भी सर्किल की इक्वेशन निकलेगी वो हमेशा इस पॉइंट को, जो यहाँ पे ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को हमेशा सेटिस्फाई जरूर करेगा, कंपलसरी है। और हमें ऐसी सर्किल की इक्वेशन चाहिए थी जो ए पॉइंट से 100% पास कर रहे हो। अब यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट मेनली 3 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट से हम एक सर्किल की इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से x-1 x-2 प्लस y-1 y+3 इक्वल टू 0, ये ऐसे सर्किल की इक्वेशन होगी जिसके लिए ए बी डायमीटर है, ये दोनों पॉइंट है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट है ना, दिस इज एस। अब हमें ऐसे सर्किल की इक्वेशन पता करनी है जो कि ए बी से तो पास होके जाए,
ए बी से तो पास होके जाए, साथ में सी से भी पास होके जाए, यानी ए बी से पास होने वाली जो लाइन है उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो ए बी से पास होने वाली जो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी वो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने निकाल ली, y प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन पता है, एक सर्किल की इक्वेशन पता है, इन दोनों से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन निकालेंगे। और वो फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन अगर 3, उनमें से कोई भी सर्किल 3, 2 से -2 से पास करेगा तो वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 बाई प्लस बाई माइनस 1 बाई प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स बाई प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। ये फैमिली ऑफ सर्किल या फिर ग्रुप ऑफ सर्किल की इक्वेशन आ गई। ये सारे के सारे सर्किल ए कॉमा बी से तो पास कर ही रहे हैं, अगर ये किसी भी तरीके से सी से भी पास कर जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो इस इक्वेशन में हम 3, -2 वाले पॉइंट को पुट कर देते हैं। 3, -2 वाले पॉइंट को जैसे ही पुट कर देते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 - 1 यानी 2, 3 - 2 यानी 1 प्लस -2 - 1 यानी -3 इंटू 1 प्लस लैम्डा टाइम्स बाई यानी -2 प्लस 4 इंटू 3 यानी 12 -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 2 आ रहा है, ये -3 आ रहा है, तो ये -1 हो गया और उधर जाके ये 1 हो गया। और लैम्डा के साथ जो मल्टीपल में है -2 प्लस 12 यानी ये 10 है, और -5 यानी 5, तो लैम्डा की वैल्यू 1/5 आ गई। तो जो रिक्वायर्ड अपनी कंडीशन है वो क्या है कि हमारा जो ये सर्किल x-1 x-2 प्लस y-1 y प्लस 3 प्लस 1/5 टाइम्स y प्लस 4x माइनस 5, लैम्डा की वैल्यू 1/5 रख दी, तो फिर ये उस सर्किल का इक्वेशन आ गई जो 1, 2, -3 से तो पास ही कर रहे हैं, साथ में ये 3, -2 से भी पास कर रहे हैं। हमें निकालना है फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू लाइन y इक्वल टू x+1। यहाँ पे सर्किल जो है किसी लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो एक पॉइंट से अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखनी है तो फिर वो हम लिख सकते हैं पॉइंट सर्किल की इक्वेशन कि सर्किल है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करते तो इसकी रेडियस कुछ हो जाती, -0 स्क्वायर करोगे तो रेडियस 0 वाला स्क्वायर सर्किल बन गया जो कि 2, 3 से पास कर रहे हैं। तो पॉइंट सर्किल की इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, ये एस हो गई, प्लस लैम्डा लाइन की इक्वेशन यानी y-x-1 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन हो गई, और इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? 7 यूनिट, है ना। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, फिर इसकी रेडियस पे कंडीशन लगा देंगे, बस हमारा सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? x² प्लस y² -4x -6y प्लस 4 प्लस 9 प्लस लैम्डा y माइनस लैम्डा x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से x² प्लस y² मैंने प्लस 2x का कोफिशिएंट हमें निकालना है, तो प्लस 2x का कोफिशिएंट यहाँ से -2 आ रहा है, और यहाँ से माइनस लैम्डा बाई 2 आ रहा है, प्लस 2y का कोफिशिएंट निकालना है, तो 2y का कोफिशिएंट यहाँ से -3 आ रहा है, और यहाँ से माइनस प्लस लैम्डा बाई 2 आ रहा है। कांस्टेंट टर्म ये 13 है, 13 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो सर्किल की रेडियस जो है रेडियस हो जाएगी, या फिर रेडियस का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? g² प्लस f² माइनस सी। तो रेडियस हमारी 7 थी, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और यहाँ पे g² प्लस f² माइनस सी की वैल्यू देखते, तो g हमारा ये है, f ये है, तो इसका स्क्वायर यानी 4
प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 दोनों जगह माइनस है तो प्लस 2 लैम्डा बाई 2 इंटू 2 यानी 2 लैम्डा बचा। तो ये जी स्क्वायर हो गया। ऐसे ही एफ स्क्वायर करते हैं 9 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस ही करते हैं तो प्लस लैम्डा माइनस 13 तो 49 इक्वल टू हो गया 4 प्लस 9 यानी 13 है ना। तो ये 4 प्लस 9 से ये 13 तो कट गया। बाकी चीज़ें नीचे लिख लेते तो लैम्डा स्क्वायर बाई 4 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 लैम्डा स्क्वायर बाई 2 हो गया। 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा तो यहाँ से माइनस लैम्डा आ गया। तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा वाली चीज़ें बची, कांस्टेंट टर्म तो हट ही गई थी। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके ये ऐसा हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 98 इक्वल टू 0। यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू 98 ये 460 392 1 प्लस माइनस अंडर रूट 396 बाई 2। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 99। तो मैनली गिवन लाइन से किसी एक पॉइंट से पास करने वाले 2 सर्किल ऐसे होंगे जिनकी रेडियस 7 यूनिट होगी। और ऐसे दो सर्किल होने की वजह से यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो 1 प्लस 3 रूट 11 आ रहा है और दूसरी लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो 1 माइनस 3 रूट 11 आ रहा है। अब हमें ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो एक ट्रायंगल को सब्सक्राइब करे, मतलब ट्रायंगल उसके अंदर हो। तो ये कोई भी ट्रायंगल है ABC। ए बी लाइन की इक्वेशन L1 इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन L2 इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन L3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि L1 L3 जो पॉइंट है, L1 L3 जो लाइन है, ये लाइन का सॉल्यूशन हमेशा ए पॉइंट आएगा, कॉमन पॉइंट ए आएगा प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3। तो L2 और L3 इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट हमेशा C आएगा, यानी C से पास करने वाला पॉइंट होगा प्लस म्यू टाइम्स। तो L1 L3 की वैल्यू 0 है तो अगर यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट डालोगे तो A के कोऑर्डिनेट पुट करने पे L1 की वैल्यू 0 हो जा रही है, 0 हो जाएगा, है ना। या फिर A के कोऑर्डिनेट से तो L1 L3 दोनों ही 0 हो रहे हैं, B के कोऑर्डिनेट से L1 0 हो रहा है और C के कोऑर्डिनेट से L3 0 हो रहा है। यानी ABC किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालोगे L1 इंटू L3 का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 आएगा। ABC में किसी के भी कोऑर्डिनेट डालोगे L2 इंटू L3 का मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। ABC में कोई भी कोऑर्डिनेट डालोगे इनका मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। यानी ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा, ये हमेशा ऐसा सर्किल होगा जो कि ABC तीनों पॉइंट से पास करेगा। ऐसे ही हमें कोई क्वाड्रिलेटरल चाहिए, है ना, क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्किल पे हों। तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, है ना। कि अगर हम एक ऑर्डर में ले लेते हैं L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0, L4 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे ABC तीनों का सॉल्यूशन क्या आएगा L1 L2, BCD का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा L2 L3, ऐसे CDA का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा L3 L4। ऑल द बेस्ट। यहाँ से तुम्हारा सर्किल कंप्लीट हो जाता है और फिर अच्छे से तैयारी करो, इस सीक्वेंस में और भी चैप्टर आते रहेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and keep watching this channel for further useful and interesting stuff. Thank you.